हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपका 11th क्लास बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। और बायोलॉजी की महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम इसी तरह वीडियो में आगे भी आते रहेंगे। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शेयर करें, लाइक करें। तो मानव के प्रमुख शरीर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम कुल मिलाकर अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो इसी क्रम में हमने देखा कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा कहा जाता है? हृदय। कभी रुकता नहीं है, कभी विश्राम नहीं करता है, हमेशा अनवरत हृदय धड़कता रहता है और उसकी वजह से हम भी जीवित हैं। इसी तरह से हमने देखा कि शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है? तो नेत्र की कंजक्टिवा जो होती है वो सबसे पतली त्वचा होती है। ठीक है। मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है वो भी हमने पढ़ा, 1400 ग्राम होता है। इसी तरह की और कुछ बातों को लेकर आज हम दोबारा आपके सामने आए हैं। अपनी स्टडी को जारी रखें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आज हम जानने वाले हैं कि मनुष्य के शरीर में, यानी कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या। तो यहां ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या अलग अलग समय पर अलग अलग पाई जाती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है, और मैं ये कहूंगा कि भ्रूण अवस्था से आगे जब वो फीटस अवस्था में आता है, यानी अपन इसको कई जगह भ्रूण अवस्था दिया होता है, जबकि भ्रूण अवस्था से आगे फीटस अवस्था आती है। तो फीटस अवस्था में उसमें अस्थियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो उस समय मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है 306। कितनी होती है? 306 हड्डियां होती है हमारे शरीर में। गर्भ के अंदर, जब माता के गर्भ के अंदर होता है बच्चा, तो कितनी हड्डियां होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु जन्म के समय, अब आप सोच रहे हो कि अस्थियां कितनी होनी चाहिए? अस्थियां रह जाती है 270, कम हो गई। और आगे बढ़ेंगे। आज अगर हम अपनी अस्थियों को देखना चाहें, यानी कि वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या रह जाती है 206, यानी कि आज हमारे अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हड्डियां भ्रूण अवस्था में ज़्यादा है और अब कम है, ऐसा क्यों? जबकि अब तो शरीर अपना बड़ा है। तो ध्यान रखेंगे कि भ्रूण अवस्था में हड्डियां जो है वो छोटी छोटी होती हैं, और जैसे जैसे विकास होता है मनुष्य का, हड्डियां, छोटी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और उनके जुड़ने से एक अस्थि बन जाती है। जैसे एक उदाहरण लें अपन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकदंड है, उसमें प्रारंभ में 33 अस्थियां होती हैं, यानी 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। और आज हम देखें तो 26 हड्डियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी की अस्थियां क्या हो गई? जुड़ चुकी हैं। तो ये अस्थियां जुड़ने से अस्थियों की संख्या कम हो जाती हैं। लेकिन ये 206 मृत्यु तक, यानी कि पूरे जीवन काल में 206 रहती है, ये और आगे कम नहीं होती हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो अब फिलहाल की अगर अपन बात करें तो वो कितनी होती है? 206 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 206। ठीक है। तो अस्थियां कितनी होती है? 206 होती हैं। लेकिन ये भी स्टार्टिंग में क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी अस्थियां होती हैं? 206। ठीक है, वयस्क अवस्था में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हमारा खून कहाँ बनता है, अभी बताइए। मैंने इससे पहले भी जब अपनी ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं तो बच्चों से कई बार पूछा है, इवन कई बार तो जो बड़ी क्लासेज में बच्चे हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो भी नहीं बता पाते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। हमारा खून कहाँ बनता है? तो ध्यान देंगे, हमारा जो रक्त है वो भी भ्रूण अवस्था में तो कहीं और बनता है,
और आज हम बात करें, यानी कि आज की स्थिति बात करें, इस अवस्था को बोल रहे हैं वयस्क अवस्था। तो वयस्क अवस्था में कहाँ बनता है रुधिर? ये दूसरी जगह बनता है। भ्रूण अवस्था का मतलब है कि जब भ्रूण अवस्था में जब अस्थियां नहीं बनी होती है, ध्यान रखिए, अस्थियां यानी हड्डियां जब नहीं बनी होती है तो उस समय जो रुधिर बनता है वो बनता है कहाँ? यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। ध्यान रखेंगे कि हमारा रुधिर भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है? यकृत में और प्लीहा में। कहाँ बनता है? यकृत में और प्लीहा में, क्योंकि उस समय अस्थियां यानी हड्डियां नहीं बनी होती है। और आज हमारा रुधिर कहाँ बन रहा है वयस्क अवस्था में? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो। कहाँ बनता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? जो लंबी अस्थियां होती हैं जैसे फीमर, उनका केंद्रीय भाग खोखला होता है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। उसमें मज्जा भरी होती है, ठीक है, उसमें अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसको मज्जा बोलते हैं। तो अस्थि मज्जा के अंदर अस्थियों के केंद्र भाग में रुधिर बनता है। सारी रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब वहीं पर बनती हैं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि रुधिर कहाँ बन रहा है? भ्रूण अवस्था में तो यकृत में, प्लीहा में, याद रखेंगे, और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे देखें कि जो हमारा आमाशय है उसमें एक रस भरा होता है जिसको अमाशयी रस कहते हैं। अमाशयी रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। तो वो जो अमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच कितना होता है? कितना पीएच होता है? 1.5 के लगभग। कितना पीएच होता है? 1.5, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। किसकी वजह से? HCl की वजह से। हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl, जिसकी वजह से माध्यम अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय माध्यम दो फायदे करता है। पहला, बाहर से जो सूक्ष्म जीवों के रूप में जो बैक्टीरिया अंदर आए हैं, या इवन ये भी माना गया है कि जो वायरस है वो भी अम्लीय माध्यम में कई बार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो जरूर हो जाते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, अचार जो होते हैं वो आपने देखा वो ज़्यादातर खट्टे होते हैं, और आप देखते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते। उनमें बैक्टीरिया उनको खराब नहीं करता है, उनमें फफूंदी लगती है, कवक लगता है, क्योंकि कवक को क्षारीय माध्यम प्रिय होता है, ठीक है। जबकि कवक को अम्लीय माध्यम प्रिय होता है, क्षारीय माध्यम से उसको नुकसान होता है। जबकि बैक्टीरिया ज़्यादातर अम्लीय माध्यम उनके लिए नुकसानदायक होता है और क्षारीय माध्यम को फेवर करते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरिया अम्लीय माध्यम में किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl काम आ रहा है। दूसरा, भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम आमाशय में हैं उनको सक्रिय करने का काम करता है अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम भोजन के पाचन में भी सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आमाशयी रस का पीएच। आगे हम देख रहे हैं कि ग्रहणी में अग्नाशयी रस और आता है। अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस जो है उसका पीएच होता है 8.5, जो कि कैसा हो गया? क्षारीय हो गया, क्योंकि अग्नाशय से जो रस स्रावित होते हैं वो ग्रहणी में आते हैं, और ग्रहणी में भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए होता है। और क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करते हैं? पित्त और अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस का पीएच कितना होता है? 8.5। आगे देखते हैं मूत्र का पीएच। जो यूरिन है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है लगभग 6 के आसपास, ठीक है। तो 6 होता है किसका पीएच? मूत्र का पीएच होता है, याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा रक्त है, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है,
इसका पीएच होता है 7.35। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.35। तो ये तो पीएच की बात हो गई, ठीक है। तो पीएच अपन देख रहे हैं, आमाशयी रस का पीएच, गैस्ट्रिक जूस का 1.5, अग्नाशय रस का 8.5, मूत्र का पीएच 6 और रक्त का पीएच 7.35, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या जो होती है वो होती है 639। कितनी पेशियां होती है मानव शरीर में? 639। ध्यान रखिए, हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में जल की मात्रा, हमारे शरीर में कितना पानी है? लगभग 65% पानी है शरीर में और बाकी दूसरे पदार्थ हैं। तो ये हो गया मानव शरीर में जल की मात्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। शरीर का सबसे व्यस्त अंग, शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। लगातार अनवरत धड़कता रहता है बिना रुके, बिना थके। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती है कि शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ है? सबसे पतली त्वचा जो है वो नेत्र की कंजक्टिवा होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? कंजक्टिवा। इसी प्रकार सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा क्या है? एक अंग है जो सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर में पेशियों की संख्या 639, रुधिर 65% होता है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है किसमें? त्वचा में। पुनरुद्भवन क्या है भाई? पुनरुद्भवन का मतलब है कि जिन कोशिकाओं या जिन ऊतकों की क्षति हो गई है वो दोबारा प्राप्त हो जाए। छिपकली में पुनरुद्भवन उसकी पूंछ में देखने को मिलती है, कटने के बाद दोबारा आ जाती है पूंछ। हमारे शरीर में घावों का भरना एक पुनरुद्भवन की ही क्षमता है। तो त्वचा में हम देखते हैं घाव हो जाए कितना भी, वो धीरे धीरे भर जाता है, वहाँ की कोशिकाएं, वहाँ के ऊतक पुनः आ जाते हैं। इस क्षमता को बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। सबसे अधिक कहाँ होती है? त्वचा में। लेकिन सबसे कम की बात करें तो वो होती है मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स, या फिर अपन कहें कि मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के लिए आप लगातार वीडियो पर बने रहिए और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।